बरेली में बवाल करने वाले आरोपियों पर चुन चुन कर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और लगातार उनकी तलाश की जा रही है जो इस बवाल में शामिल थे। ऐसे में 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मौलाना तौकीर रजा के करीबी मौलाना नफीस को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने इंस्पेक्टर की हाथ काट लेने की धमकी दी थी। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बरेली के हर बवाली को पुलिस ढूंढ रही है। अराजकता फैलाने वालों को चुन चुन कर सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। ऐसे ही 2 आरोपी इदरिश और इकबाल को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। दरअसल इन आरोपियों को गिरफ्तार करने जब पुलिस पहुंची तो इन बलवाइयों ने पुलिस पर करीब 5 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें लंगड़ा कर दिया। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। इदरिश और इकबाल शाहजहांपुर से बरेली प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। इन दोनों का आपराधिक इतिहास भी लंबा है। दोनों ने हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया था। थाना सीबीगंज इलाके में नेशनल हाईवे के किनारे मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल पैशन प्लस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे। इस उपद्रव में मौलाना तौकीर रजा के करीबी नफीस को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर के हाथ काटने और वर्दी उतरवाने की धमकी देने वाले डॉक्टर नफीस और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। आईएमसी में डॉक्टर नफीस महासचिव है, जबकि उसका बेटा फरमान पूरे संगठन के इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स और लिखा पढ़ी का काम देखता है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को हुए उपद्रव में डॉक्टर नफीस और उसके बेटे फरमान की भी भूमिका है। अरे मैंने अभी इंस्पेक्टरों को बात गिराने के बदली आप मैंने कहा अगर करा के हाथ काट लूंगा बदली। उपद्रव में दोनों ही पिता पुत्र का पूरा हाथ है। डॉक्टर नफीस ने बयानबाजी से और उसके बेटे ने इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स पर मौलाना की पुरानी वीडियो पोस्ट कर लोगों को भड़काया था। दूसरी ओर पुलिस ने बरेली हिंसा का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें जमावड़ा के लिए मस्जिदों का सहारा लिया गया था। ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही थी। पूरे शहर में दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी। जगह जगह हजारों लोगों को बुलाया गया था। एक सुनियोजित तरीके से बरेली शहर की फिजा खराब करने की साजिश थी। मोहम्मद नदीम पुलिस के लूटे गए हैंड वायरलेस सेट से लगातार पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखे हुआ था। एक के बाद एक 6 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। फिलहाल पुलिस हर उपद्रवी की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए हमले के बाद उनका इलाज लखनऊ के केजीएमयू में चल रहा है। उनकी हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर है। अब उनकी बेटियों ने अपने पिता को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पिता को 18-19 टांके लगे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की मांग करते हुए निष्पक्ष जांच कराने को भी कहा है। लखनऊ जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर मंगलवार शाम एक कैदी ने रॉड से हमला कर दिया। घटना जेल के अस्पताल वार्ड में शाम करीब 6:30 बजे हुई।
गायत्री प्रजापति डायबिटीज, हाई बीपी, किडनी और कमर दर्द जैसी कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। लंबे समय से जेल अस्पताल में भर्ती हैं। सर किसने हमला किया था? हो गया ना? अरे कैदी का क्या नाम था? अभी नहीं बैरक में था। सर नाम बता पाएंगे सर कौन था सर? पहचान कुछ हो पाएगी? क्या नाम था उसका? विश्वास ने हमला किया। सर कौन हमला किया? कैदी है कि कौन है सर? कैदी था क्या था सर वो? सर पाइप से हमला किया है, पाइप से हमला किया है या फिर किसी धारदार हथियार से? जी भाई हत्यारा मुलजिम था। हो गया सिटी एरिया यहाँ पे। बताया जाता है कि सफाई ड्यूटी पर तैनात कैदी विश्वास को गायत्री ने पानी लाने के लिए बुलाया था। देरी होने पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में कैदी विश्वास ने पास पड़ी अलमारी की स्लाइडिंग रॉड उठा ली और गायत्री प्रजापति के सर पर कई वार कर दिए। मौके पर चिकित्सा अधिकारी व जेल प्रशासन द्वारा उपचार के बाद परामर्श से केजीएमयू भेजा। एक्सरे, सीटी स्कैन जांच सामान्य है। बंदी का स्वास्थ्य सामान्य है। जेल की स्थिति सामान्य है। आरोपी बंदी के विरुद्ध एफआईआर करा दी गई है। यह एक आकस्मिक घटना है। इसमें किसी प्रकार की कोई साजिश प्रकाश में नहीं आई है। विभागीय जांच की जा रही है। अब गायत्री प्रजापति की बेटियों ने जहां उन्हें बेगुनाह बताया है, वहीं मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग की है। टाँके लगाए गए हैं। अभी कंडीशन ठीक है, होश में है, पर कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या लगता है कि ये कैसे हुआ? हमारी मांग ये है कि हमारे पिता पे जानलेवा हमला हुआ है और वो सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। जेल में तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बाहर भी नहीं है। हम नहीं कह सकते कि हॉस्पिटल में वो सुरक्षित है, लेकिन ट्रीटमेंट उनका होना बहुत ज़रूरी है। मेरी सरकार से गुहार है कि मेरे पिता की अच्छे से ट्रीटमेंट कराया जाए और मेरे पापा निर्दोष हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो निर्दोष हैं, उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। मेरे पिता 8.5 साल से जेल की सज़ा काट रहे हैं। उन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। महिला कहती रही कि मेरे साथ कुछ गलत ही नहीं हुआ, उसके बाद भी जबरदस्ती उन्हें सज़ा करा देगी। इस हमले के बाद उनके परिवार वाले लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनकी दूसरी बेटी ने कहा कि वो आतंकवादी नहीं है, इसी भारत के नागरिक है। उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। वो बहुत तेज से झटके दबाए, फिर अपने आप को बचाव करने के लिए फिर जब दरवाज़ा किसी तरह खोले, पापा चीखने लगे मुझे मार देगा। फिर वहाँ पे जो भी थे वो आके बचाव किए, फिर ऐसा घटना हो गया। हम यही चाहते हैं कि जब जेल में ही मेरे पापा सुरक्षित नहीं है तो उनको कहाँ रखा जाए। और मेरे पापा निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बताइए, हम लोग बेटी होके न्याय मांग रहे हैं। महिला बोल रही है, उनकी बेटी बोल रही है, सब बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इतने साल हो गए हैं, जो सही में किए रहते हैं वो बाहर आ जा रहे हैं, मर्डर करके बाहर आ जा रहे हैं। मेरे पापा निर्दोष है, बाहर से आए नहीं है, हम लोग आतंकवादी नहीं है, इसी भारत के ही नागरिक हैं। तो हम लोग सरकार से ही चाहते हैं हमारी सुनी जाए। जेल अफसरों की माने तो फिलहाल पूरी तरह से सामान्य और स्थिर हालत है गायत्री प्रजापति की, लेकिन बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उनको केजीएमयू में भर्ती रखा गया है। इस सनसनीखेज मामले की जांच के आदेश डीजी जेल पीसी मीणा ने डीआईजी जेल रामधनी को सौंप दी है। रामधनी इस बात की जांच करेंगे कि कैसे आखिरकार इतनी हाई सिक्योरिटी जेल में इतनी बड़ी वारदात हो गई। दरअसल गायत्री प्रजापति का चिट्ठा बेहद दागदार रहा है। उन्हें सपा शासन के दौरान राज्य में अवैध खनन गतिविधियों का कथित सरगना माना जाता है। वो सपा के इतने कद्दावर नेता थे कि पार्टी उन पर कार्रवाई करने से बचती थी। 2012 में पहली बार सपा से विधायक बने। 2015 में अवैध खनन मामले में उनके खिलाफ जांच शुरू हुई। इसके बाद रेप के मामले में 2017 में गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हुई। 12 नवंबर 2021 को गायत्री प्रजापति को एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक घर से संदिग्ध हालत में 6 लोगों के शव मिले हैं, जिसमें एक ही परिवार के 4 और 2 अन्य की लाश मिली है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि विजय नाम के शख्स ने सभी लोगों की हत्या की थी और खुद भी घर में आग लगाकर मौत को गले लगा लिया था। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र के निंदूरपुरवा में दिल दहलाने वाली घटना हुई है। गांव के ही विजय के घर से धुआं उठता देख जब गांव वाले पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। ग्रामीणों ने देखा कि घर के अंदर से आग की लपटें निकल रही हैं और दरवाजा अंदर से बंद है। ग्रामीण जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो देखा कि आग के बगल वाले कमरे में 2 बच्चों के शव धारदार हथियार से कटे पड़े हैं और आग वाले घर का दरवाजा तोड़ा तो देखा कि आग में 2 लड़कियों और दंपत्ति के शव जल रहे थे। से 6 डेड बॉडीज मिली हैं, जिसमें 2 कमरे हैं मकान के अंदर। एक कमरे में आग भी लगी है। आग लगने के लिए उस कमरे में जो फोरेंसिक टीम है, प्रथम दृष्टया लग रहा है ज्वलनशील पदार्थ भी मौजूद की स्मेल भी है, एक सिलेंडर भी वहाँ मौजूद है। ज़मीन पे बांस बल्ली पड़ी हुई है। वहाँ पर उस कमरे में 4 शव मिले हैं दुछत्ती के ऊपर से। जो ग्रामीणों ने जो पहचाना है उसके आधार पर गृहस्वामी, पत्नी और 2 बच्चों के हैं, ऐसा जो लोगों ने आइडेंटिफाई किया उन्होंने बताया है। चूँकि बॉडीज़ जली हुई हैं, उसको हमको जो उनके कपड़े हैं उसके आधार पर हम उनको अभी उसका भी वेरिफिकेशन करेंगे। उसी कमरे में मवेशियों की भी जली हुई लाशें हैं। जो मवेशी घर के बाहर के हिस्से में बनते थे उनको अंदर लाया गया है और उस कमरे में अंदर से लॉक भी किया गया है। मामले की जानकारी के बाद आसपास की कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। आग को बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस मामले में 4 बच्चों समेत 6 लोगों की निर्मम मौत हुई है। मामले की जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। इसी घर में आज सुबह 6 डेड बॉडी मिली है, जिसमें 4 बच्चों की मौत हुई है और एक दंपति परिवार शामिल है। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने 4 जांच टीमें गठित कर दी हैं। खुद आईजी देवीपाटन अमित पाठक भी यहीं आए थे, मौका मुआयना किया। उन्होंने कहा है कि जांच टीम गठित की गई है और पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि जो विजय था, मृतक है, उसके बच्चे की भी मौत 3 महीने पहले हो चुकी थी। उसके बाद वो अजीब सी हरकतें करने लगा था, सनकी हो गया था। वहीं पुलिस ने बच्चों के शवों के पास से सिंदूर बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक विजय के एक लड़के की 3 महीने पहले मौत हो गई थी, जिसकी वजह से विजय अजीब हरकतें करने लगा था। पुलिस अब मामले को तंत्र मंत्र के एंगल से भी जांच कर रही है। लखनऊ में 14 साल के यश यादव के सुसाइड केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को पकड़ा है। लखनऊ पुलिस ने आरोपी सनत गुरई को झारखंड से गिरफ्तार किया है। नाबालिग आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन फ्री फायर मैक्स पर यश आरोपियों से जुड़ा था और यश के पिता के बैंक खाते से हुए संदिग्ध ट्रांजैक्शन के चलते पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। 15 सितंबर को मोहनलालगंज में 14 साल के यश यादव ने आत्महत्या की थी। ऑनलाइन गेमिंग में यश ने 14 लाख रुपए गंवा दिए थे। संत गुरई नामक लड़के जिसको हमने गिरफ्तार करा है, इसने बताया है कि ये लगभग 2018 से ही ये ऑनलाइन गेम खेल रहा है। इसको पता है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनको इस ऑनलाइन गेमिंग की लत लगी हुई है। इस गेम में पैसे देने के बाद आप अपने वेपन्स, अपने यूनिफॉर्म को अपग्रेड करा लेते हैं, जिसके बाद इसने इनको ये लालच दिया कि मैं अपनी आईडी जो जिसमें अपग्रेडेड आपको गेम खेलने को मिलेगा वो बेचने के नाम पे इसने उनको ठगी करी और इसने नाबालिग बच्चों के साथ ठगी करके ये गिरफ्तार गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ पे लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं लाइव। ऋषभमणि, पुलिस ने भले ही इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा संदिग्ध मामला है और बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक है। केंद्र सरकार की तरफ से गेमिंग को लेकर कई कदम उठाए गए, बैन भी लगा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि यश यादव की आत्महत्या किस वजहों से हुई है, ये सारी बातें पुलिस ने आज साफ कर दी है। प्रारंभिक तौर पर कौन लोग इसके जिम्मेदार थे उसको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है, लेकिन यश यादव की आत्महत्या तमाम बड़े सवाल भी छोड़ती है। 14 साल का एक बच्चा अपनी आत्महत्या से 3 महीना पहले ऑनलाइन गेमिंग शुरू करता रहा। फ्री फायर नाम से ये गेम है, हालांकि इसको बैन किया जा चुका है। अब यही गेम फ्री फायर मैक्स के नाम से आने लगा है, जो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी चलाती है, ऐसा बताया गया। हालांकि इस पे ये लिखा होता है कि 18 साल से ऊपर के लोग ही इसमें खेलें, लेकिन कहीं भी इस तरह का कोई ऑथेंटिकेशन वहाँ पर नहीं होता है कि वाकई जो 18 साल से ऊपर है वही खेल सकता है। जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं, वो भी अपनी उम्र 18 से ऊपर की रखते हैं, खेलते हैं। और यश यादव इसी गेम के दौरान ही इन आरोपियों के संपर्क में आया था
और जाहिर सी बात है यश यादव बच्चा था, वो भी तमाम चीज़ें समझ नहीं पा रहा था, अपग्रेड करना चाहता था अपनी आईडी को, क्योंकि ये गेम ऐसा है इसमें तमाम चीज़ें आपको खरीदनी पड़ती हैं, चाहे उसमें वेपन्स हों, वर्दी हों, स्टार्स हों, तो इसके लिए उसको एक मजबूत आईडी चाहिए थी और इसीलिए झारखंड के सनत गुरई के वो संपर्क में आया था। 3.25 लाख रुपए उसने दिए थे सिर्फ उसकी आईडी खरीदने के लिए। पैसा भी सनत गुरई के पास आ गया, लेकिन उसने यश यादव को अपनी आईडी नहीं दी। 5 लाख रुपए में एक झारखंड के ही नाबालिग से उसकी आईडी यश यादव खरीद रहा था, उसको 5 लाख रुपए दिए, हालांकि बाद में उस नाबालिग ने यश यादव को अपनी आईडी दे दी थी। तो अब ऑनलाइन गेम की जो लत है और ये जो पूरा सिंडिकेट है, ये ऑनलाइन गेम खेलने वाले नाबालिगों को, बच्चों को इस गेम का हीरो बनाने का झांसा देते हैं कि हम आपको हीरो बना देंगे, हम आपको एक मजबूत आईडी देंगे और हम आपको ऐसे ऐसे ऑनलाइन उसमें वेपन्स हमारी आईडी में रहेंगे जिससे आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और यही झांसा देकर पैसे वसूले जाते हैं। यश यादव से भी वसूले गए। उसके पिताजी एक साधारण किसान हैं। उसकी आत्महत्या के मामले को लखनऊ साउथ की मोहनलालगंज पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लिया। थाना पुलिस के साथ साथ साइबर की टीम लगाई गई और आखिरकार उन सारे बैंक खातों को सबसे पहले देखा गया जहां पर ये पैसे ट्रांसफ़र किए थे यश यादव ने, और अब एक आरोपी गिरफ्त में है, दूसरे को नोटिस भेज के बुलाया जा रहा है जो नाबालिग है। तो आगे भी कुछ और इसमें गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस ने ये भी इशारा दिया है, तमाम हिदायत नसीहतें भी दी हैं कि बिल्कुल ऋषभ मणि, जिस तरह से प्रशासन ने इस पूरे मामले को